स्टार्ट करें। हम्म। ओके, चलें, ग्रीन सिग्नल आ गया है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग्स। Let me to introduce myself. I am Dr. Mehjabeen Hira. You people used to say me Hira Munib, लेकिन ओरिजिनल नेम मेरा महजबीन हिरा है, शादी के बाद हिरा मुनीब हो गया। एनीवे, आई एम फ्रॉम एट होम ई लर्निंग। मेजोरिटी मुझे पहले ही जानती है, और जो नहीं जानते तो मैंने करा दिया इंट्रो अपना। अच्छा, आज का जो सेशन है हम डिस्कस करेंगे कि आईएमएम के टॉक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। और ये सेशन एक्चुअली उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता। दे आफ्टर थ्योरी फर्स्ट टाइम उनका जो है एक्सपोजर होगा इस तरह के एग्जाम के पैटर्न के साथ। तो उनके लिए ये सेशन मैंने डिजाइन किया है कि आई कैन आंसर देयर माय टाइनी टाइनी क्यूरीज। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स, दैट्स वाई मैंने इसका सेशन का नाम ही एबीसी रख दिया है। एबीसी हम बचपन में पढ़ते हैं ना। तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम वेरी बेसिक। ओके, सो तो जनाब, एग्जाम, किसी भी नए एग्जाम के जानने के लिए क्या जरूरी होता है? कि ये एग्जाम में कैसे पेपर बनता है, स्कोरिंग कैसे होती है, हाँ, और उसके लिए पढ़ना कहाँ से है। यही दो चार बेसिक बातें होती हैं। हाँ, चले हम भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अभी ग्रेजुअली जब स्लाइड्स रन होंगी, आप मुझे सुनेंगे तो यू विल सी कि काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी ना। अ, शायद किसी ने आपको बोला हो कि एक बुक कर लो तो बस टॉक्स पास हो जाता है। शायद किसी ने आपको बोला हो कि टॉक्स तो बहुत इजी होते हैं आईएमएम के पास हो जाते हैं। लेकिन लास्ट टाइम, अब देखो, मैं वैसे मुझे शुरू तो अच्छी बातों से करना चाहिए, हाँ, लेकिन लास्ट टाइम मैं भी बड़ी कॉन्फिडेंट थी। मेरे जो कोर्सेज थे स्पेसिफिकली आईएमएम के, थ्योरी का रिजल्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर ही होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम पता है क्या हुआ लास्ट टाइम? फर्स्ट टाइम जो लास्ट टाइम हुआ हमारे साथ वो ये था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऑब्वियसली एज यूजल 95। लेट्स सपोज जो मेरा एवरेज स्कोर है कैंडिडेट्स का, 100 कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं, तो उसमें से मुझे जो लाइक कैंडिडेट्स कांटेक्ट करते हैं वो एक या दो ही करते हैं जिनका टॉक्स पास नहीं होता, जिनको आई नो सपोर्ट ग्रुप बनाती हूँ और उनके साथ 1 to 1 डिस्कस करती हूँ कि एग्जाम में क्या हुआ, क्यों क्यों रह गए। तो उनकी ना बड़ी पर्सनल सी रीजंस होती हैं, जैसे किसी की शादी, किसी का लाइक प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, कोई मेजर पर्सनल रीजन होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइक कोर्स में कोई रीजन हो या सिलेबस में कोई रीजन हो या कैंडिडेट्स में जो आराम से पढ़ते हैं, जैसा कि सबको पता है कि कैसे इस एग्जाम को लेके चलना है, तो वो पास हो जाते हैं। लेकिन लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ। अप्रोक्सीमेटली 15-18 बच्चे एग्जाम पास नहीं कर पाए थे। दिस वाज फर्स्ट टाइम और आई वाज वेरी वरीड बाय दिस। सो फिर बहुत बहुत लाइक मेंटोर्स के साथ मीटिंग हुई, कैंडिडेट्स के साथ 1 to 1 फीडबैक लिया। तो फिर मैंने वो जो पॉइंट्स थे वो मैंने पेन डाउन किए कि क्यों ऐसा हुआ, व्हाई दिस हैज हैपेंड। ओके, तो मैं वो बताऊंगी आपको, आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि सीपीएसपी स्लाइटली इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। दे आर ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर एफसीपीएस एग्जाम, एमसीपीएस एग्जाम, एमएस एग्जाम्स। वैसे एमएस तो खैर एससीपीएस भी नहीं लेती, यूनिवर्सिटीज लेती हैं, बट दे वर वेरी काइंड मतलब बिफोर लास्ट अटेम्प्ट दे वर वेरी काइंड विद आईएमएम, बट लास्ट टाइम में दे वर नॉट वेरी काइंड विद आईएमएम। कुछ कैंडिडेट्स को टफ टाइम मिला, और वो टफ टाइम क्यों मिला उसको मैं बताऊंगी। साथ ही रहिएगा मेरे। अच्छा देखो, कोई भी लोग, बड़े बड़े काम होते हैं वो हम कैसे करते हैं अचीव? क्या हम ओवरनाइट वो बड़े बड़े काम या बड़े बड़े टास्क अचीव कर लेते हैं? नहीं ना। तो ये जो बड़े बड़े काम है उनके लिए छोटे 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 स्टेप्स लेने पड़ते हैं, है ना? ये वाला स्टेप, फिर छोटा सा स्टेप ये वाला लेना पड़ेगा, ये वाला, हाँ, और फिर ये वाला स्टेप लेना पड़ेगा ओके, पूरी सीढ़ी खत्म करूंगी, टेंशन ना लो। और ये, चलो फिर ये स्टेप लेना पड़ेगा हम, और फिर ये स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है? और फिर फाइनली फाइनली
फिर आप इधर पहुंचोगे टुवर्ड्स योर ड्रीम, टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर सक्सेस। कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे उड़ के इधर आ जाओ। उड़ नहीं सकते, चलना ही है। कोई हाँ स्मार्ट वेज तो है कि ये स्टेप्स थोड़े से इजी हो जाएं। कोई लिफ्ट लगा के चले जाएं, लाइक लाइक मतलब स्मार्ट किया जा सकता है, लिफ्ट के थ्रू जा सकता है। लेकिन इससे मतलब कोई और शॉर्टकट नहीं है। इस पूरे रूट को स्मार्ट तो बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये जो एफर्ट्स हैं छोटी 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 छोटी, बन बन बन, ये बेसिकली मिल के बनेंगी फोर। तो अगर किसी ने आपको बोल दिया है कि ये 2-4 स्टेशन कर लो तो पास हो जाओगे, या ये फलानी बुक कर लो तो तुम पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अगर ऐसा कुछ था भी तो ये लास्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ ऐसा कुछ। You really have to work very hard. You really have to know what is your syllabus, what is your exam format, what is in examiner mind, and know what they really want from you. ठीक है, उसी के मुताबिक अब ये स्मार्ट अप्रोच किया है। जिस 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 तरक्की या सक्सेस के लिए आप एफर्ट कर रहे हो, आपको पता भी हो कि इसकी क्या असेसमेंट है, कैसे हमें इस एग्जाम के लिए असेस किया जाएगा, फिर आपने उस असेसमेंट टूल को पूरा करना है। हम्म जो एग्जाम देना है उसी एग्जाम के बारे में वैसे ही पढ़ना पड़ेगा ना, जैसे उसका स्कोरिंग सेट हुई है। हम्म तो चलो, तो एग्जाम का फॉर्मेट क्या है? एग्जाम में आपके आते हैं 12 स्टेशन। अच्छा ये हमें पता है कि कुछ स्टेशंस तो हमें पता ही हैं कि लेबर बोर्ड ने तो आना ही आना। 4-5 सिनेरियोज होते हैं छोटी छोटी स्टेम के साथ। लाइक एक पेशेंट आ गई और ईआर में आई है, mass is at adroitus after delivery and bradycardia, what is this uterine inversion, तो बट दे विल से कि स्पॉट डायग्नोसिस बता दो। कौन आपके 5-6 स्टाफ मेंबर्स में से कौन इस पेशेंट को मैनेज करेगा, और मैनेजमेंट बता दो। ये 3 बातें। और इस तरह के 4-5 केसेस होते हैं, मिनिमम 3 केसेस होते हैं, ठीक है, जो कि आपने कंप्लीट करने होते हैं। जो आपके पास परफॉर्मेंस टाइप है वो हार्डली 6 मिनट होता है हर स्टेशन के लिए। लेबर बोर्ड में 2 लिंक्ड स्टेशन होती हैं। मतलब एक स्टेशन पे बैठ के वो पूरी आप कहानियां पढ़ते हो, और दूसरे स्टेशन पे जाके एग्जामिनर पूछता है कि रूम नंबर 1 का डायग्नोसिस क्या है, 2 का, 3 का, और क्या आपने मैनेज करना है और किसने मैनेज करना है। ये होता है लेबर बोर्ड। ये तो आना ही आना। मेरे पास जो आपका पूल है वो 2016 से है। 2016 से अब तक, जो अभी आपका सितंबर 2023 में एग्जाम हुआ है, तब तक कोई एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें लेबर बोर्ड ना आया हो। ठीक है, तो ये मस्ट कमिंग एग्जाम स्टेशन है। और ना ही 16 से 23 तक कोई भी ऐसा आईएमएम का पेपर है जिसमें ऑपरेटिव विजन डिलीवरी ना आया हो। फोर्सपियर वैक्यूम आना ही है, ठीक है। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें कॉन्ट्रासेप्शन ना आई हो। जडेल रख दो, आईओडी रख दो, इम्प्लांट रख दो, मायरीना रख दो। कोई भी ऐसा एग्जाम है ही नहीं जिसमें काउंसलिंग ना आई हो, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्शन की काउंसलिंग है, चाहे वो डाइट की काउंसलिंग है डायबिटीज में, ठीक है, चाहे वो कोई रिनल ट्रांसप्लांट वाली आ गई है उसकी काउंसलिंग है, कोई एपिलेप्सी वाली आ गई है उसकी काउंसलिंग है। अच्छा, तो लेबर बोर्ड, ये 2 मैंने बना दिए ना, क्योंकि स्टेशन 12 है, ये लिंक्ड होते हैं। एक स्टेशन तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ये 2 मिलके एक बनाते हैं बेसिकली। अच्छा, फिर पीपीएच में से तो एक आना ही आना, ठीक है। लाइक पीपीएच में कोई टैम्पोनॉट का आ जाएगा, बी लिंच का आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो पीपीएच की सर्जरी में से यूजुअली 90% सर्जिकल मैनेजमेंट में से कुछ ना कुछ आ जाएगा। टैम्पोनॉट, बी लिंच, स्टेप बाय डिवास्कुलराइजेशन, या इवन दे कैन आस्क सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी स्टेप्स, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि तस्वीर लगाई हुई हो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की और सिनेरियो लिखा हो पीपीएच का। तो ये भी मस्ट कमिंग एग्जाम स्टेशन है। यूरोगाइनी और इनफर्टिलिटी में से एक आता है, ठीक है। अच्छा, लेबर केयर गाइड,
ये जब से लेबर केयर गाइड ने पार्टोग्राम को रिप्लेस किया है, ये हमेशा ही आ रहा है। नहीं, थर्ड टाइम कंजेक्टिवली आई हैव नोटिस कि लेबर केयर गाइड आ रहा है। और सीपीआर हमेशा ही आता है, या तो मैटरनल या फिर न्यूबॉर्न, बट इसने आना ही है। और अब लास्ट 2 और 3 ईयर से आई हैव नोटिस प्रोटोकॉल्स भी आ रहे हैं, एक्लैम्सिया प्रोटोकॉल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, ईसीबी प्रोटोकॉल। और यू मस्ट नो कि व्हाट इज प्रोटोकॉल एंड व्हाट इज गाइडलाइन। एक स्टेशन सर्जरी से आना ही है, लाइक एपिजियोटमी आ जाएगा, कोई वल्बल हेमाटोमा आ जाएगा, सिजेरियन सेक्शन के सिंपल स्टेप्स आ जाएंगे, सर्कलाज आ सकते हैं, मतलब एक सर्जरी में से आना ही आना। ठीक है, या सर्जरी की प्रिकॉशन से कुछ आना ही आना। WHO के सर्जिकल स्टेप्स हो गए, पेशेंट को हेपेटाइटिस बी सी है, उसको कैसे निडल प्रिक इंजरीज, मतलब कुछ ना कुछ सर्जरी से आना ही आना। और क्लिनिकल केसेस पहले इतने नहीं आते थे, 1 या 2 आता था, बट कंसेक्टिवली थर्ड टाइम आई हैव नोटिस क्लिनिकल केसेस 3 to 4 दफा आ रहे हैं। और उसके साथ वो पता ऐड कर देते हैं इनमें से कुछ भी, लाइक क्लिनिकल केस बना देंगे, उसके साथ जोड़ देंगे कि ओसीपीज लेना चाहती है, और साथ में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का सिनेरियो डाल देंगे। मतलब इस तरह मिक्स भी कर सकते हैं, बट दे आर एडिंग क्लिनिकल केसेस नाउ। मैंने आपको एक बात कही थी शुरू में कि एग्जाम सबको पता है, ये में लेबर बोर्ड ने आना है, और फिर से वैक्यूम ने आना है, कॉन्ट्रासेप्शन ने आना है, काउंसलिंग ने आना है, सीपीआर ने आना है, बीपीएच मैनेजमेंट में आना है। और ये बच्चे यही सेशंस कर लेते थे और पास हो जाते थे। पता है लास्ट टाइम क्या हुआ? लास्ट टाइम उन्होंने 4 क्लिनिकल केसेस ऐड कर दिए। इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री लो मैनेज करो, HMB की हिस्ट्री लो मैनेज करो, फाइब्राइड की हिस्ट्री के साथ ये मैनेज करो। बच्चों को नहीं आई ये मैनेजमेंट, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये काम तो FCPS के एग्जाम के हैं, ये तो FCPS कैंडिडेट्स को करने चाहिए ना। हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन, जस्टिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट प्लान। तो अब ऐसा नहीं करना, ठीक है? बिकॉज डेफिनेटली जिसने भी IMM का टॉक्स देना है उसने करना है लेबर बोर्ड, उसको आता होगा। कॉन्ट्रासेप्शन उसने कर रट्टे मार लेने हैं, ठीक है? सर्जरी में उसने देख लेनी है, सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स पूछ लेते हैं ज्यादा ज्यादा, या पूछ लेते हैं स्टेरोस्कोप है, सिस्टोस्कोप है, हाँ सर्जरी सेक्शन के स्टेप्स ये पता ही होते, कर ही लेते हो समहाउ। एग्जाम कैंडिडेट को जब भी पता है कि 12 स्टेशन था, उसमें से 10 तो उसको पता ही आने हैं, जो आने हैं वो भी पता है, फिर भी वो फेल हुए बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टेशन क्लिनिकल केसेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हम्म। आतिका, नाइला एंड 2-3 डॉक्टर्स एंड लंबा सा आईफोन है के साथ नाम 316625। ओके, ओके, चलो। अच्छा, ये करना कैसे है? अब मुझे ये तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो अच्छा, ये तो मुझे पता है, जो IMM के थ्योरी कोर्स से है उसकी जिंदगी तो आसान है। यू पीपल ऑलरेडी नो मैनी थिंग्स, आई एम होपफुल ना। आपको थ्योरी, आपको एग्जाम मुश्किल लगा अपना, और मतलब पास पेपर्स की अप्रोच भी आपकी अच्छी थी, और मैं आपको हमेशा कहती थी कि ये चीजें आपकी तो पार्ट 2 तक काम आएंगी, जिसने अच्छे इंसानों की तरह थ्योरी पढ़ी है। तो जिन्होंने इंसानों की तरह थ्योरी पढ़ी है उनको लिए तो ये कोई चीज मुश्किल नहीं है। नोबडी कैन स्टॉप देम टू पास देयर, IMM तो दूर की बात है, नोबडी इवन स्टॉप देम टू पास देयर होल एंटायर FCPS। ठीक है, बट व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने छोटे छोटे शॉर्टकट्स मारे, उसके बाद भी, उसके साथ भी वैसे पास हो जाता है, लेकिन बाद में लर्निंग लेसन ये है कि IMM करके पढ़ना जरूर। ठीक है। अच्छा, जो कैंडिडेट्स अब पहली दफा सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, पहले कोई शॉर्टकट्स थे उनके, तो उनको मैं बता दूं हाउ दे कैन। अच्छा, वही जो मस्ट कमिंग एग्जाम स्टेशन है वो मैंने अलग से लिखी हुई है एक्चुअली, कि लेबर बोर्ड में से क्या आ सकता है। मतलब ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये पेपर है बेसिकली आपका, जो आना है March 2025 में। ये वो पेपर है बेसिकली, चाहो तो जाके CPSC को बता दो कि हमें पता है पेपर तुम लोग क्या बना रहे हो। ठीक है, तो ये आपका पहला सेशन लेबर बोर्ड से है, उसमें क्लम्शिया, APH, रप्चर, फिटल डिस्ट्रेस, एक्टोपिक, PPH, कार्डियोलैप्स, इन्वर्जन, शोल्डर डिस्टोर्शन, ऑब्स्टेट्रिक लेबर, नॉर्मल लेबर और इंस्ट्रूमेंट एंड डिलीवरी के 3-4 केसेस होंगे, एंड यू हैव टू मैनेज देम एंड डायग्नोज देम। ठीक है, जो सबसे ज्यादा सीरियस होगा उसको सबसे सीनियर मोस्ट देखेगा, और फिर ग्रेजुअली यू विल असाइन। फिर एक इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी आना ही आना, कॉन्ट्रासेप्शन में कॉपर डी या PP, IUCD, माइलिना, डिटेल आएगा ही। और PP, IUCD बहुत ज्यादा आता है। काउंसलिंग, HM, डायबिटीज, IUD, इनमें से एक आता ही है।
पीपीएच के मैनेजमेंट में या बीलेज या टेम्पोनाड, इसके अलावा बहुत मुश्किल है कोई तीसरा स्टेशन। और लेबर केयर गाइड डेफिनेटली आएगा, और सीपीआर में मैटरनल एंड वुमन एंड सर्जरी में 80% एपिसोड में या हेमाटोमा यूटाइन आर्टरी सिरिंज सेक्शन स्टेप्स एंड लाइक दिस। ओके, just 5 minutes. 5 लास्ट। ओके अच्छा, चलो हम एग्जाम सिलेबस पे थे। अच्छा, रोल प्ले के साथ काउंसलिंग, कंसेंट या ब्रेकिंग द बैड न्यूज आती है। ठीक है, रोल प्ले कुछ स्टेशन पे रोल प्ले बैठे होते हैं काउंसलिंग वाले। तो जो काउंसलिंग के स्टेशन होते हैं उस पे ये 3 तरह के स्टेशन ही होते हैं। कंसेंट लेनी होती है, या फिर कोई बुरी सी खबर सुनानी होती है, बच्चा एनॉमलस है, आईओडी हो चुकी है या आपकी बायोप्सी पे जो है एडिनोकार्सिनोमा आ गया है यूट्रस का, या आपको सिंथरी हो गया, इससे ज्यादा कोई अच्छी बात नहीं होती काउंसलिंग वाले स्टेशन पे। एनीवे, तो यस। अच्छा, बिफोर दिस मैं जंप करूँ आपके एग्जाम पे, जस्ट सी द सिलेबस। हाँ, ये आपका सिलेबस है, ये आपके मॉड्यूल्स हैं जैसे आपने थ्योरी में मेरे साथ पढ़े थे। अच्छा, इसमें ना ये पूरा इंटायर सिलेबस है। जैसे क्लिनिकल स्किल्स, टीचिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आपके बनते हैं 3 मॉड्यूल्स। 4 में क्लिनिकल गवर्नेंस है, 5, 6, 7 सर्जरी पे ही है, 8 एंटीनेटल पे है, 9 मेटल मेडिसिन पे है, 10, 11 लेबर पे है, 13, 14 गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसमें ये एंडोमेट्रियोसिस, पीआईडी और इन्फेक्शन और HMBs आ जाते हैं। फिर सब फर्टिलिटी है, 16 कॉन्ट्रासेप्शन, सेक्सुअल हेल्थ पे है बेसिकली, फिर अर्ली प्रेगनेंसी और फिर ऑन्कोलॉजी और यूरोगाइडी। तो जो आईएमएम के लिए मस्ट कमिंग जो एग्जाम स्टेशन हैं मॉड्यूल से, वो ये है। सर्जरी से आना ही आना, एंटीनेटल से आना ही आना, जैसे ट्विन हो गया, प्रीविया हो गया, ठीक है, हाइड्रोप्स हो गए। मैटरनल मेडिसिन से आना ही आना, लेबर से आना ही आना, गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम से आना ही आना, फर्टिलिटी से आना ही आना, कॉन्ट्रासेप्शन से आना ही आना। मतलब ये जो रेड वाले मॉड्यूल्स हैं, इनको आप मिस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मिस देम। आ रहा है मैम, ओके। अच्छा, बाकी ज्यादा स्टेशन ओब्स से आते हैं, कम स्टेशन, मतलब अगर आपके 12 स्टेशन हैं तो 70% स्टेशन ओब्स के पार्ट से आते हैं, और बाकी 30% जनरल गायनी या सारी ओब गायनी मिला के आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आपने, अच्छा अब आपने देख लिया मतलब कि आपका एग्जाम का फॉर्मेट क्या है। ये एग्जाम फॉर्मेट था, क्लियर हो गया कि एग्जाम में 12 स्टेशन आते हैं, और इन 12 स्टेशन को भी मैंने बता दिया कौन कौन से आते हैं और इनके लिए मॉड्यूल्स कौन कौन से करने हैं। यहाँ तक क्लियर है सिलेबस और एग्जाम फॉर्मेट? ओके, 6 मिनट का एक स्टेशन होता है, ठीक है, और उसमें से भी परफॉर्म आपको 5 मिनट में करना होता है। आई विल क्रॉस चेक, आई थिंक 6 मिनट का ही होता है, जबकि एफसीपीएस में 12 मिनट का होता है, इसलिए उसका नाम एक्सटेंडेड टॉक्स है। और आपका सिर्फ, अच्छा ये हो गया आपके रोल प्ले के स्टेशंस। और ये अब आपने सिलेबस भी देख लिया, एग्जाम फॉर्मेट भी देख लिया। आप दोबारा तीसरी दफा देखो अपने एग्जाम को, और इसकी मिसाल मैं आपके अभी जो आपका लास्ट मोस्ट रिसेंट एग्जाम था जो 25 सितंबर को हुआ था 2023 को, उससे देती हूँ। इसको मैं लिख के देती हूँ, सितंबर 2023। तो इसमें क्या हुआ था, प्रोटोकॉल से जैसे आया हुआ था नेडल प्लिक, काउंसलिंग से आईयूडी आया हुआ था, रीनल ट्रांसप्लांट की काउंसलिंग थी। ठीक है, तो ये आईयूडी और एक रीनल ट्रांसप्लांट की काउंसलिंग थी। निडल प्रिक से प्रोटोकॉल था, ड्रिल्स में टेम्पोनॉड और पीपीआई से डी आई हुई थी। ठीक है, सर्जरी में एपिजोटमी का प्रोसीजर आया हुआ था। और आपने परफॉर्म करना था ये, यू मस्ट नो कि कौन सा थ्रेड है, कौन सा सूचर है, क्या स्टाइल है, क्या पोस्ट ऑफ केयर है, क्या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ओके, तो अच्छा, अब आ रहे हैं क्लिनिकल पे। ये इस तरह इतने ढेर सारे जो स्टेशन थे, पहली दफा आए थे ना लास्ट टाइम, जिसकी वजह से एग्जाम कैंडिडेट्स लाइकली नहीं स्कोर अच्छा कर पाए। तो
ओवसी क्लिनिकल केसेस से एक ट्विन थी, मल्टी ग्रेविडा थी, और वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आई थी। एग्जामिनर और आपके दरमियान था ये केस। एसटी मतलब आप और एग्जामिनर थे, स्ट्रक्चर डिस्कशन था, बट ये प्रेजेंटेशन क्लिनिकल थी। तो एग्जामिनर के क्वेश्चन थे कि ये जो कंप्लेंट है फेल होने की, एसओबी की, केस को कैसे लेके चलना है, क्या काजेज हैं, और फिर जो टॉप मोस्ट काज थी लाइकली आईडी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके लिए क्या आपने मैनेज करना है, क्या इन्वेस्टिगेशन है, और हिस्ट्री में ऐसा क्या है जिससे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही है, इट्स नॉट थैलेसीमिया, इट्स नॉट फोलिक एसिड, या जो अदर काजेज हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज के। फिर जो नेक्स्ट था उसमें 7th पोस्टल डे पे पेशेंट आई थी, सिनेरियो था फीवर और लेग पेन के साथ, आपने इसको लेके चलना था। एग्जामिनर ने तो सिर्फ यही बताया था ना ये पेशेंट है और इसको फीवर लग गया, तो आपने हिस्ट्री क्या पूछनी है इससे। हाँ, और फिर उस हिस्ट्री से जो आपका डायग्नोसिस बनता है वो कैसे मैनेज करोगे। पोस्ट ऑप यूनिलेटरल लेग पेन क्या होता है, ना डीबीटी, ये उसका सिनेरियो था। फिर ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट का एक केस था, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट वगैरह पूछी थी, कैसे प्रेजेंट करती है, हाउ यू विल मैनेज एब्सिस, मेस्टाइटिस एंड मेस्टाइटिस रिलेटेड सेप्सिस, और फिर फाइनली WHO के 10 स्टेप्स ब्रेस्ट फीडिंग के। फिर क्लिनिकल केस ही था बेसिकली, ओब्स का नहीं है, गायनी का यहाँ आना चाहिए था। तो ये 3 केसेस थे ओब्स के, एंड यू कैन क्लियरली सी दे आर क्लिनिकल। इस पे आपकी हिस्ट्री टेकिंग और हिस्ट्री से डायग्नोसिस ड्राइव करना, और उसके बाद उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन बनाना और मैनेजमेंट बनाना डिस्कस हुआ था। ठीक है, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस भी की, ये तीनों स्टेशन उड़ चुके हैं बेसिकली। अच्छा, फिर जो गायनी से था वो नली इनफर्टिलिटी का केस था। फिर इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री कैसे लेनी है, मेल की, फीमेल की, और फिर कैसे उससे नैरो डाउन करने हैं अपने डिफरेंशियल्स, और फिर जो फाइनल टॉप मोस्ट प्रोविजनल है उसको देख के उसकी इन्वेस्टिगेशन मैनेज करनी है और मैनेजमेंट बतानी है, और फिर मैनेजमेंट में दे हैव डिस्कस इन डिटेल अबाउट IVF एंड ICSI। ठीक है, जो सेकंड था गायनी से वो था पबर्टी मेनोरेजिया या ब्लीडिंग डिसऑर्डर से। आपको बता दिया कि ये टिपिकल हैवी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ आते हैं और एसोसिएट करते हैं ऑनसेट ऑफ मेनार्की के साथ। लेकिन सिर्फ ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं होता ना, और भी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या पॉसिबल डिफरेंशियल्स हैं, हिस्ट्री कैसे लेनी है किसी भी HMB की, और क्या लैब्स हैं, और लैब्स में बेसिकली क्या होगा, वोनिवलीवरेंट है, हीमोफिलिया है, ITP है, या कोई फाइब्राइड बन गया है, या ये हाइपोथैलेमस इमेच्योर है, तो ये आपने सारी इनकी लैब्स को रेस्टिफाई करना था। एंड 12th वन वाज विद 45 पैरा 4, जिस जो आपके साथ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेंट के साथ आई थी OPD में, और 2 मंथ से। तो हाउ यू विल लीड, ये हिस्ट्री कैसे लोगे आप, और हिस्ट्री से फिर कैसे आप निकालोगे डिफरेंशियल्स और टॉप मोस्ट डिफरेंशियल आफ्टर DDs, क्या लैब्स प्लान करोगे, और इट वाज अ क्विक मैनेजमेंट। तो सी द 6 केसेस वर क्लिनिकल, फर्स्ट टाइम 6 केसेस वर क्लिनिकल, जिसमें आप थे और एग्जामिनर था, देयर वाज नो अदर थर्ड पर्सन। और जब अब आपको आता है तो आपको आता है, और आपको नहीं आता तो आपको नहीं आता। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आपकी कॉन्फिडेंट, आपके क्वेश्चंस की क्वालिटी, आपकी अप्रोच ही बता देती है कि आप कितने क्लिनिकल हो। हम्म तो दैट वाज योर लास्ट एग्जाम, और इसी तरह का एक्सपेक्ट करें एग्जाम मार्च 2024, जो सितंबर में हुआ। 99% वो आपके साथ होगा। हाँ, स्टेशन चेंज हो जाएंगे, मे बी ये ट्विन ना हो, ये सिंगल हो, मे बी ये 12 वीक्स पे आ जाए मल्टी की बजाय, मे बी डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग ही लेके आ जाए। हाँ, मे बी 7th डे पे ये ना आए और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ आ जाए इमीडिएटली, ये ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट के साथ ना आए, डिप्रेशन के साथ आ सकती है, ये शायद मेल फैक्टर के साथ आ जाए। ये 13 ईयर पे ना आए, मे बी 20 ईयर पे आ जाए विद फाइब्राइड या ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन, और ये 45 पे मे बी HMB जो बाद में कैंसर निकले उसके साथ आ जाए। तो लाइक केसेस यही होंगे, थोड़ा सा कंटेंट चेंज हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट योर एग्जाम फॉर्मेट, डिवीजन ऑफ योर स्टेशंस एंड योर सिलेबस। अब यहाँ तक क्लियर है कि एग्जाम कैसा होता है? एनी डाउट सो फार रिलेटेड टू एग्जाम? मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है IIM के एग्जाम की, स्टेशंस की? हम्म नाइला? ओके, ओके, क्लियर।
चलो ये तो मैसेज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्लियर। ओके, सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। सिलेबस भी हो चुका है, ठीक है, जिसमें से मैं जो रेड किए हुए हैं मॉड्यूल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अबाउट द बुक्स, बुक्स जो आप सबको पसंद है, दिस इज टॉक्स फॉर एफसीपीएस होप्स काइंडली बाय मरियम इब्राहिम। और मैंने इनका थर्ड एडिशन तो नहीं पढ़ा, एक्चुअली मैंने ये बुक नहीं पढ़ी लेकिन मैंने इसके अच्छे रिव्यूज सुने हैं, ठीक है। तो और आपके पास जो हार्ड कॉपी में बुक अवेलेबल है, उन सब में इस वक्त जो बेहतर है आपके लिए वो भी यही है, ठीक है। मोस्ट ट्रस्टेड बुक फॉर टॉक्स, इसलिए नहीं कि मरियम मेरी क्लास फेलो है and she is really very good and very dedicated candidate among in our batch। और आई बिलीव बहुत अच्छा लिखा होगा उसने। अनफॉर्चुनेटली बस मुझे टाइम नहीं मिला बिकॉज क्लास फेलो थी, तो उसकी बुक तो बाद में आई ना, इसलिए मैं पढ़ नहीं पढ़ पाई अपने आईएमएम के बाद। तो लेकिन इफ यू वांट टू बाय अ बुक फॉर योर प्रेपरेशन, तो दिस इज अ गुड चॉइस, राइट। ओके, फिर जो और बुक्स हैं, ठीक है, देखो मैं कितनी जेन्युइन हूँ, मैंने वो बुक पहले रखी है जो मेरी नहीं है, और ये अभी मेरी बुक्स हो गई शुरू। ओके, तो एक्चुअली दीज आर माय बुक्स बट इनका एडिशन ओल्ड है, इनको मैंने अ लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट अपडेटेड देम। सो ये अब काफी लोगों के पास होगी, जैसे ये इनसाइट इनटू कॉम्प्रिहेंसिव उसकी है, ये क्लिनिकल साइंस पे है, ये पास पेपर्स की है, ठीक है। ये तो सबके पास होती थी क्योंकि पास पेपर की बुक इसके अलावा कोई और थी नहीं अभी तक, देयर इज नॉट अ सिंगल बुक विच कैन गिव यू एक्सेस फॉर पास पेपर्स। लेकिन ये आई थिंक 2022 तक अपडेटेड है, उसके बाद अपडेटेड नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली बुक 1 थी, इस बुक में सारी कीज हैं मॉड्यूल वाइज, और ये थी बुक 2, इसमें स्टेशंस थे, तो उन स्टेशंस को बेसिकली इस बुक 1 से पढ़ना था। आप ये समझ लेंगे वॉल्यूम 2 थी, ये वॉल्यूम 1 था, ठीक है। लेकिन ना आईएमएम ये बेसिकली जो मेरी इंटेंशन थी, मैंने लिखी ये एफसीपीएस के लिए थी। आईएमएम के कैंडिडेट के लिए ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, आई हैव मुझे लगा ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इतना खास करने की जरूरत नहीं है इतना कुछ, क्योंकि एट दैट टाइम ओनली सिंगल बुक अवेलेबल थी जो आईएमएम और एफसीपीएस दोनों पढ़ते थे, ठीक है। तो आई हैव मेड ओनली 1 बुक, तो आईएमएम के कैंडिडेट्स इसको 50% जो उनके एग्जाम में से सेशन आते थे वो कर लेते थे, और इस बुक में चूंकि एफसीपीएस और एमसीपीएस के भी स्टेशन थे तो वो छोड़ देते थे और वो सिर्फ आईएमएम के कर लेते थे। मतलब आप देख रहे हैं ना, ये बुक बेसिकली डिजाइन फॉर एफसीपीएस, और इसका 50% कंटेंट आईएमएम के लिए था, ठीक है। और ये तो पढ़ते ही नहीं थे बच्चे क्लिनिकल साइंस, क्योंकि अभी सितंबर में क्लिनिकल क्वेश्चंस आए हैं ना आईएमएम के, उससे पहले तो सिर्फ एफसीपीएस में आते थे, तो दिस बुक वाज ओनली एफसीपीएस। तो ये थोड़ा सा कैंडिडेट्स के लिए कंफ्यूजिंग हो गया था, इन बुक्स में से क्या पढ़ना है या नहीं पढ़ना, हमेशा मुसीबत ही रहती थी कि मैडम वो यूनिट्स बता दें जो आईएमएम के लिए। तो दिस टाइम मैंने आपके लिए एक बेस्ट कंपाइलेशन की है कि आपको ये दिक्कत ही ना हो कि यू हैव टू स्क्रीन योर आईएमएम स्टेशंस, तो मैंने इनको सबको सेपरेट ही कर दिया, ठीक है। तो ये योर बेस्ट बुक इसका जो 4th एडिशन है, और इसमें सिर्फ आईएमएम के टॉक्स हैं जो कि आईएमएम के सिलेबस के मुताबिक है। आईएमएम के 2016 से लेके 2023 तक के सारे पास पेपर्स, या आप उन स्टेशन को रिकॉल्स बोल रहे हैं, उनकी अपडेटेड कीज जो कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस है, और एल्गोरिथम्स, वो सारा कुछ है इस बुक पे। तो दिस बुक इज बेसिकली पेपर वाइज, राइट। तो ये आपकी आप आपके पास अवेलेबल चॉइसेस में से बेस्ट चॉइस है। अच्छा, पेपर वाइज में क्या होता है, सुन लो मेरी बात। पेपर वाइज में लाइक 12 स्टेशन, 2016 में 2 पेपर हुए, फिर 17 में 2, फिर 18 में 2, 19 में 3 दफा हुए, 22 में 3 दफा हुए, 21 में 3 दफा हुए, क्योंकि कोटा में भी होते थे। ओके, ओके, तो ये सी, ये 100 ऑफ स्टेशंस बन गए, और ये जो आपके टॉपिक है सिलेबस के वो ही 100 नहीं है, लेकिन स्टेशन 100 है,
तो इसलिए इफ यू आर डूइंग योर पास पेपर्स ऑनेस्टली, आपका तो पूरा सिलेबस 2 या 3 दफा रिवाइज हो जाता है। हाँ, डायबिटीज, एनीमिया, हाइपरटेंशन, सारे फोर्सेप्स, वैक्यूम, सर्जरी, कुछ बचता नहीं है। तो इफ यू विल आस्क मी ओनली अ सिंगल बेस्ट थिंग विच यू शुड डू फॉर योर टू पास योर IIM, अल्टीमेटली इट इज योर पास पेपर्स बुक। इससे आपका रिट्रोग्रेड इंटायर सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आपके पास पेपर्स भी कंप्लीट होंगे, ठीक है। बट दिस बुक इज नॉट अवेलेबल इन हार्ड कॉपी करेंटली, यू कैन ओनली सब्सक्राइब इट। जो लोग क्रैश कोर्स से उनको अंदाजा होगा, उनकी इनसाइट इनटू IIM भी ई बुक के फॉर्म में थी, जो इसका लेटेस्ट एडिशन था, ठीक है। इसी तरह इस बुक का भी जो एडिशन है वो अभी ई बुक ही है। ये हार्ड कॉपी में आई एम नॉट होपफुल कि टिल योर एग्जाम ये अवेलेबल होगी। आपका एग्जाम मार्च में है, ठीक है। तो यू कैन सब्सक्राइब दिस बुक, ओके। तो हार्ड कॉपी आप लेना चाहें तो डॉक्टर मरियम इब्राहिम की, और अगर आप ई वर्जन लेना चाहते हैं पास पेपर्स के लिए तो इनसाइड। ये दोनों एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो सो फार आपको क्लियर हो गया अबाउट योर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड बुक्स। यहाँ अभी तक कोई क्यूरी, कोई चीज समझ ना आई हो? हाँ, ये ई बुक है नाइला, मतलब यू कैन रीड इट ऑनलाइन ओनली। करेंटली तो ई बुक है, और ऑब्वियसली इसने हार्ड कॉपी में आना ही है। तो ये इसकी कंपोजिशन में, एडिटिंग में, प्रिंटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए अभी फॉर योर कमिंग अटेम्प्ट ये ई बुक में अवेलेबल होगी, मे बी उसके बाद आने वाले अटेम्प्ट्स में हार्ड कॉपी में अवेलेबल हो जाए। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? सिलेबस में कोई डाउट, बुक्स में कोई डाउट, एग्जाम पैटर्न पे कोई डाउट? सॉरी, मार्च में नहीं है, जून में है। ओके तक। अच्छा, सुनो मेरी बात, जून में है ये, और अभी हमारे पास कितना टाइम है? फैब चल रहा है, फैब के भी हमारे पास 2 हफ्ते हैं, मार्च के। हाँ, मार्च तो अभी नजदीक ही है। दैट वाज स्लिप ऑफ टंग, आई शुड से इट इज मार्च अप्रैल, 2 महीने दरमियान में है। 2.5 मंथ अप्रोक्सीमेटली। तो 2.5 मंथ बहुत कम है जो आपका सिलेबस है जनाब। हम्म। अच्छा, ई बुक कैसे मिलेगी? ई बुक एक्चुअली पार्ट ऑफ योर कम्प्रिहेंसिव IIM टॉक्स क्रैश कोर्स। जैसे ही आप अपना कोर्स सब्सक्राइब करेंगे तो यू कैन इजीली स्टार्ट टू रीड इट। अच्छा, तो व्हाट अबाउट द कोर्स एंड ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगी, अभी बता दूं? नहीं, पहले मैं आपको बता दूं क्लिनिकल केसेस की स्कोरिंग कैसे होती है, ठीक है। क्लिनिकल केसेस की स्कोरिंग, अगर हम 100% वर्थ दें किसी भी क्लिनिकल केस को, तो हिस्ट्री टेकिंग के 10% होते हैं टोटल वर्थ में, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स के 10%, स्किल्स के जैसे आप एग्जामिनर से कम्युनिकेट कर रहे हो 5%, करेक्ट फाइंडिंग जो आपने हिस्ट्री में पूछी है, एग्जामिनेशन में पिक की 5%, उनकी इंटरप्रिटेशन के 15% इम्पैक्ट है, इन्वेस्टिगेशन जो आप पूछ रहे हो और क्यों पूछ रहे हो 10% इम्पैक्ट है, डिफरेंशियल्स का 10% है, ट्रीटमेंट प्लान जस्टिफिकेशन का 20% इम्पैक्ट है, फॉलो अप का 10% है, और रिसेंट एडवांसेस पे अगर आपसे पूछ ली जाएंगे और आपको आती भी है तो 5% इम्पैक्ट है। और इन 100% में से आपने 60% लेने हैं हर केस में ना, मतलब 6, तो आप पास हो जाते हो, ठीक है। ओके, तो व्हेन वी विल स्टार्ट आवर एक्चुअली कोर्स तो हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं बता दूं क्लिनिकल केस को स्टार्ट कैसे करना होता है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लेके आया उसको कैसे इंक्वायर करना है, ऑनसेट, ड्यूरेशन, सिविलिटी, काजेज और कॉम्प्लिकेशंस के लिए क्या आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। ओब्स गायनी की मेजर कंप्लेंट्स हैं ही कितनी, कोई 10-15 ही हैं। reduced fetal movements, large further gestation rate, shortness of breath, IUD, reduced liquor, HMB, prolapse, infertility, और क्या है। तो इन तरह के प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को कैसे आपने पूछना है, उसके क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है। या पेशेंट कोई भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लेके आए तो आप उससे क्या क्वेश्चंस करेंगे, ये आपको करने चाहिए। स्टेप 2 में जो फॉर्मल हिस्ट्री है, लाइक बाकी अगर ओब्स का केस है तो गायनी की हिस्ट्री, मेडिकल, सर्जिकल, फैमिली, पर्सनल, सोशल, ठीक है। और अगर ओब्स का है तो फिर ट्राइमेस्टर वाइज। तो ये स्टेप 2 में आपने पूछनी है, और इनके पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि आप रिस्क असेसमेंट कर सकें एज ए होल पेशेंट की। और स्टेप 3 पे आपने जो आपकी यहाँ डेडी बनी थी
उस डीडी से रिलेटेड ट्रीटमेंट प्लान और पेशेंट कंसर्न्स आप डिस्कस कर लें। तो इन 3 स्टेप्स में आप हिस्ट्री एग्जामिनर के साथ नेगोशिएट करते हो, डिस्कस करते हो या उसके आंसर्स करते हो, इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करके। और फाइनल जो आपका केस होता है वो इस तरह से आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अगर रोल प्लेयर के साथ है तो ये क्वेश्चंस हैं आपके जो जरूर आपने पूछने हैं, वो नेम, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, पैरिटी, एलएमपी। ठीक है, और जो कि अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछते हैं, जैसे कि अगर है ही हाइड्रोप्स तो फिर ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, एनॉमलस है तो फिर कजन मैरिजेस वगैरह हो गई। दूर से आई है तो रेजिडेंस कहाँ से है, कितनी दूर से आई है, एडमिट करना है नहीं करना। ओके, और फिर स्टेप 1 2 3 पे बात हो चुकी है। और आपने फाइनली, अगर आपका पेशेंट जैसे आपने देखा 45 ईयर ओल्ड एचएमबी के साथ आई, चले हम उसी के साथ डील कर लेते हैं। तो एग्जामिनर विल आस्क यू के हाउ यू विल आस्क इट्स हिस्ट्री। हाँ, एचएमबी के साथ आई है तो क्या आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस होने चाहिए फॉर दिस। चलें आप राइट चैट बॉक्स में लिखें। हम्म अब जब 6 मिनट होते हैं और आपने प्रैक्टिस नहीं की होती तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। यू यू बिल आपको पर में ना आप पूछ नहीं पाओगे एग्जामिनर से कि मैंने क्या पूछना है। एचएमबी के साथ आई है, अच्छा क्या करूं मैं आगे। देयर शुड बी समथिंग इन योर माइंड, बैकअप पे कुछ तो होना चाहिए ना, कैसे प्रोसीड करोगे। ठीक है, तो वही है कि इसका ऑनसेट कैसे हुआ, व्हेन। ठीक है, कब से है और सडन है या ग्रेजुअल है। तो ऑनसेट ड्यूरेशन कब से है और ऑनसेट कैसा है। अब इसी इन्हीं 2 क्वेश्चन से समझ आ जाएगी। मेरी बात सुनो, अगर ये एंडोमेट्रियल कैंसर है तो ऑनसेट सडन नहीं होगा और ड्यूरेशन शॉर्ट नहीं होगी। और अगर ये बिनाइन कंडीशन है तो ऑनसेट ग्रेजुअल होगा, ड्यूरेशन लंबी होगी। यहीं से डीडीज बनने लग जाते हैं। ठीक है, ऑनसेट, ड्यूरेशन और सेवेरिटी। तो हाउ मच, कोई भी कंप्लेंट कितनी सवेयर है। अब एचएमबी की सेवेरिटी कैसे पता चलेगी, आप कंपेयर करोगे उसको प्रीवियस वर्सेस नाउ। उसका जो पैटर्न है, पहले कितने पैड थे अब कितने पैड है, पहले कितनी अमाउंट थी अब कितनी अमाउंट है, पहले इंटरमेस्टल ब्लीडिंग या पोस्ट ब्लीडिंग थी या नहीं, अब है या नहीं, पहले डिस्चार्ज था या नहीं। ठीक है, और फिर साथ में इसके एसोसिएटेड कोई प्रेशर सिम्टम्स तो नहीं है, मैस निकाल लोगे इधर से। मैस आ गया तो फिर तो जिंदगी शाम यहीं से आप फाइब्राइड के पीछे पड़ जाओगे। हम्म ओके, एसोसिएशन और क्या हो सकती है इसके साथ। एंडोक्राइन में भी एचएमबीज होती है ना, पीसीओ, पीसीओ, थायराइड, राइट। और एंडो में क्या हो सकता है। अच्छा, और मतलब अब इतने सारे आप क्वेश्चंस पूछोगे ना, आपको अपनी डीडीज आराम से सेट कर लेते हो। वैसे तो एचएमबी का मैं कैंडिडेट्स को एक निमोनिक भी कराती हूँ, बड़ा इजीली वो मैनेज कर लेते हैं। वो ABCDEFGHI वाला देखिए, मतलब ए से एनीमिया, एमेनोरिया, बी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर, सी से कॉन्ट्रासेप्शन, डी से ड्रग्स जिसमें हार्मोन्स भी आ गए, एंटीकोएगुलेशन भी आ गए, ई से एंडो, एफ से फाइब्राइड, जी से ग्रोथ या मेलिग्नेंसी, जे से जॉइंटिस और आई से इन्फेक्शन या आइट्रोजेनिक। तो ये डीडीज यहाँ से भी आराम से पूरी हो जाती है। बट एनीवे, तो आपने जब इस तरह वर्क किया हुआ है, हम काफी सारे जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है ना उनके निमोनिक भी आपको करवाएंगे, नो वरीज। वरना नहीं भी आता है तो ऑन ड्यूरेशन सेवेरिटी और एसोसिएशन के साथ आप कुछ हद तक क्लिनिकल सेंस अपनी बना लेते हो। ठीक है, तो और स्टेप 2 में फिर क्या होगा, अभी गायनी का है तो आप पूछ लोगे कि प्रीवियस ओब्स की हिस्ट्री, सेक्शंस वगैरह। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत ताल्लुक है ना, बहुत सारी चीज़ों को ये कम करती है और ज़्यादा करती है, वेरियस कैंसर की एसोसिएशन कम करती है। और क्या पूछ लोगे, हेपेटाइटिस की फैमिली, पर्सनल कोई मेडिकल कार्डियक हिस्ट्री, क्योंकि आपने सर्जरी प्लान भी करनी है तो मे भी हाई रिस्क हो। और फिर एमडीडी में बातें आ जाएं, या कोई पर्सनल हिस्ट्री है, किसी ड्रग से एलर्जी है, कभी ब्लड लगा है। ठीक है, तो ये सारी बातें स्टेप 2 में फॉर्मल हिस्ट्री हमने पूछी है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ खाना पूरी नहीं था, बल्कि वी आर एक्चुअली पिकिंग द रिस्क, क्योंकि हमारे दिमाग में तो फाइब्राइड चल रहा था ना एचएमपी से।
अब हमने फाइब्रोइड की कितनी सारी मैनेजमेंट है, मेडिकल भी है, प्रेशर के साथ है तो फिर सर्जिकल है, सर्जरी है तो फिर सर्जरी के रिस्क देखने हैं। तो ये सारी चीजें प्लान करने के लिए पेशेंट की ओवरऑल असेसमेंट तो करनी है ना। अच्छा, जब हमें पता चल गया लेट्स सपोज फाइब्राइड है, और अब पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस हम पूछेंगे 45 पे शी वांट टू रिटेन हर यूट्रस आर नॉट, आल्दो पैरा 4 हो सकती है, बट इट्स हर राइट, हम उस पे है रिप्रोडक्टिव एज में, व्हाट अबाउट हर फैमिली विशेस। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कि उसके पास ऑप्शंस क्या हैं। फिर हम उसके साथ नेगोशिएट करेंगे कि आपके पास अवेलेबल चॉइसेस में से आपके पास ये 5-6 ऑप्शंस हैं, मायोमेक्टमी या एम्बोलाइजेशन या हिस्टेक्टमी, अकॉर्डिंग टू हर इंडिविजुअल सिनेरियो आपके लिए बेहतरीन ये है, दैट्स इट। तो स्टेप 3 पे जाके आप अच्छा नेगोशिएट करने के लायक होंगे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एक्सपेक्टेशंस, और आप प्लानिंग कर चुके हो 1 और 2 स्टेप पे, ठीक है। अच्छा, फिर एग्जाम में अब आपको पता चल गया फाइब्राइड है 45 पे, शी डोंट वांट टू रिमूव हर यूट्रस, व्हाट ऑप्शंस हमारे पास, एम्बोलाइजेशन है या मायोमेक्टमी है। और फाइब्राइड की कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट कोई तीसरी है इसके अलावा, एम्बोलाइजेशन, मायोमेक्टमी या हिस्टेक्टमी के अलावा नहीं है ना। वो तीनों से डिस्कस कर लें, एंड शी डिसाइडेड, बट शी डिसाइडेड मायोमेक्टमी बिकॉज शी रिफ्यूज्ड हिस्टेक्टमी, और हमें करनी भी नहीं है 45 पे, मायोमेक्टमी इज ऑलवेज बेटर। अच्छा, हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे प्रोज एंड कॉन्स हैं हर सर्जिकल स्टेप्स के इन वेरियस सिनेरियोस। बट एनीवे, एग्जामिनेशन क्या करना है फाइब्राइड का, हमें लगता है ये मैथ्स है, बट मैथ्स कैन बी malignant। तो केस फोकस्ड एग्जामिनेशन फाइंडिंग सारी वो होंगी जिससे ये साबित कर सकेंगे ये फाइब्राइड है, इट्स नॉट अ malignant ग्रोथ, मतलब मोबाइल है, कोई शिफ्टिंग डलनेस नहीं है, साइटीज नहीं है, पेशेंट में कोई लिम्फोडेनोपैथी नहीं है। हाँ, और ये मतलब पूरा हमने वो फोकस्ड एग्जामिनेशन एग्जामिनर के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, और इसी तरह फिर आप इन्वेस्टिगेशन प्लान करोगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है, क्लिनिकल किसी भी केस को कैसे अप्रोच करने है। मैं सिर्फ बेसिक बेसिक से बता रही हूँ ताकि तुम लोग डरो मत, लाइक वेदर इफ यू आर ज्वाइनिंग द कोर्स आर नॉट, तुम्हें तो थोड़ा बहुत पता तो हो ना कैसे लेके चलना होता है। क्लियर, क्लिनिकल साइंस का माइंड मैप बन रहा है आपका, क्लिनिकल केसेस को कैसे अप्रोच करना है, ये जो हिस्ट्री टेकिंग के आपके केसेस आए हैं अभी। एनी डाउट सो फार? ओके ओके। अच्छा, तो फिर देखो, फिर फाइब्राइड में क्या इन्वेस्टिगेशन, अगर आपने मायोमेक्टमी करनी है तो आपको अल्ट्रासाउंड चाहिए। हाँ, और कोई भी सर्जरी करनी है HND में, कोई भी सर्जरी करनी है तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी करनी है, बिकॉज यू नो दिस वन ऑफ इंडिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बायोप्सी। और क्या प्लान करना है, क्या इन्वेस्टिगेशन प्लान करनी है, एग्जाम में तो डेफिनेटली पूछेगा क्या करोगे, मायोमेक्टमी हो गया चलो, तो बेसिक हेल्थ प्रोफाइल हो गई। बेसिक में क्या होगा, हर एक का तो ब्लड ग्रुप CBC, ऑब्वियसली सर्जरी करनी है, बायो मार्कर्स पता होना चाहिए, कंप्लीट यूरिन बेसिक हेल्थ में आ गया, हाँ, RBS आ गया। तो व्हाट अबाउट फाइब्राइड, जिसकी आपने मायोमेक्टमी प्लान करनी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन आपकी तो अल्ट्रासाउंड, अगर ये पे मैस बड़ा है तो TS, छोटा है तो TVS, और बायोप्सी पर करना चाहिए क्योंकि आप मायोमेक्टमी करने जा रहे हो।
or you know, because any invasive surgery which you are going to done for HMB, you need to do biopsy for this at any age. और वैसे भी इसमें अलोन एज ही 45 है, इसकी बायोप्सी ना भी इसमें मायोमेक्टिक प्लान ना भी करो तो बिकॉज ऑफ एज एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी है ना। अच्छा, फिर और क्या बचता है? तो फाइब्राइड के लिए तो ये काफी है। हाँ, अगर बड़े फाइब्राइड होते जैसे कोई लाइक 36 सेंटीमीटर का बड़ा फाइब्राइड है, उसमें फिर हम यूरेटर के लिए भी देखते हैं, ये ना हो कि सर्जरी करते हुए यूरेटर उड़ जाए, उनमें हम IUVU करा लेते हैं, बट बड़ा फाइब्राइड है, ठीक है, वरना रूटीन में नहीं। ओके, तो और तो कुछ नहीं चाहिए, एक तो बेसिक हेल्थ प्रोफाइल होगी फाइब्राइड के लिए, बस ये चाहिए, तो बाकी एनेस्थीसिया वर्कअप है। एनेस्थीसिया वर्कअप आपने खुद से कभी नहीं बताना, पीटी एपीटीटी करा लेंगे, फ्लैंडम करना, चेस्ट एक्सरे, दैट विल बी डिसाइडेड विद लिएजन विद एनेस्थेटिस्ट, दे विल डिसाइड, ठीक है, जो कि प्रोबेबली 45 पे है, हो सकता है ECG, चेस्ट एक्सरे, पीटी एपीटीटी, इट्स अप टू हिम, ठीक है। तो बस इन्वेस्टिगेशन, अब एग्जामिनर ने जान छोड़ देनी है, मैनेजमेंट बता दो, कर तो दिया मायोमेक्टमी, ठीक है, मायोमेक्टमी के बाद रिकरेंस बता दो, 30-40% रिकरेंस हो जाती है, 45 पे वो भी कम होगी क्योंकि इसका 3 साल 4 साल बाद मीनोपॉज हो जाना है, ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेशन बता दूंगी इसको सर्जरी की, और लाइक इमीडिएट अर्ली, और फिर छुट्टी हो जाएगी इसकी, जो एग्जामिनर आपको अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हो, मतलब और क्या ही कोई पूछेगा, एक पेशेंट जो OPD में आई है HMB के साथ, 45 ईयर ओल्ड, विच इज पैरा 5, एग्जामिनर ने तो यही पूछना है ना कि हिस्ट्री के स्टेप, हिस्ट्री कैसे लेनी है, आपको पता है कि मेरे दिमाग में 3 स्टेप्स हैं और मुझे स्टेप 3 पे प्लान कर लेना है कि इसकी DD इसके डिफरेंशियल्स क्या है और इसकी मैनेजमेंट क्या है, और वो भी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट विशेज, और फिर उसने एग्जामिनेशन का पूछना है और फिर इन्वेस्टिगेशन का, मैनेजमेंट का, जो कि आपके माइंड में पहले ही तैयार है। तो ओके, तो दैट इज अबाउट द एनी क्लिनिकल केस, जिसको आपने इसी तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। कंटेंट चेंज हो जाएगा बट पैटर्न यही रहेगा, और फिर आप डरते हो प्रोटोकॉल से, nobody is going to teach you protocol the way I'm telling you। सबसे पहली मुसीबत ये होती है कि प्रोटोकॉल और गाइडलाइन में फर्क क्या है। देखो, गाइडलाइन तो एक प्रिंसिपल है, एक क्राइटेरिया, ऐसे करना, कैसे करो बस कर दो, बट प्रोटोकॉल बहुत बहुत क्लियर होते हैं, दे हैव वेरी सिंपल क्लैरिटी अबाउट द एक्शंस, बहुत डिटेल्स होती हैं जो कि गाइडलाइन में नहीं होती, कि आपने किस वक्त कब करना है, क्या करना है, किसने क्या करना है, इतनी डिटेल्स होती हैं इसकी, और प्रोटोकॉल्स को गाइडलाइन को देखते हुए मॉडिफाई भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर बजट, फैसिलिटी, पॉपुलेशन फीचर्स, राइट। तो दिस इज प्रोटोकॉल। एक्लेम्शिया प्रोटोकॉल अगर लेट्स सपोज पूछते हैं, तो आपने इसको ब्रेक कर दिया कि मेरा प्रोटोकॉल ये है कि एक्लेम्शिया का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मैंने सेट कर दिया है, ट्रीटमेंट इसकी ये होगी, जैसे भी एक्लेम्शिया आएगा, मॉनिटरिंग इसकी ऐसे ऐसे होगी, लैब्स इसके फटाफट ये भेजी जाएंगी, मोड ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी इसका ये होगा, ठीक है। तो ये आपने इसको इसकी जो थी गाइडलाइन, उसको इजी टू रीड कर दिया, एक नर्स भी पढ़ के एक्लेम्शिया मैनेज कर सकती है, ठीक है। इंट्रापार्टम इसके ये फीचर्स देखने हैं, पोस्टपार्टम ये देखने हैं, दैट्स इट। और लेट्स सपोज ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पूछते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये भी बड़ा कॉमन कमिंग स्टेशन है इनका। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपको पता है कि बिफोर ट्रांसफ्यूजन कोई भी ब्लड लगाएगा उसको, उसने ये स्टेप्स पूरे करने हैं, नेम, ID नंबर, एक्सपायरी डेट, किसका ब्लड है, कौन सा ग्रुप है, ठीक है, कंसेंट ली है नहीं ली, इंडिकेशन मैच कर रही है, पेशेंट सही वही है ना, ठीक है, IV लाइन है या नहीं, कॉम्प्लिकेशन पहले तो नहीं है, तो ये सब चीजें बिफोर ट्रांसफ्यूजन आपने करनी है। ड्यूरिंग ट्रांसफर आपने ये सारी बातें करनी है, इतने ड्रॉप्स पे चलाना है, इतने मिनट्स तक, और 4 घंटों में पूरा करना है, ठीक है। और इसके दौरान इसको छेड़खानी नहीं करनी है, हेमोलिसिस हो जाती है वरना बैग के साथ। और इन केस ऑफ रिएक्शन ये स्टेप्स हैं जो पूरे करने हैं, और इसको नहीं बोलना है इंसिडेंट रिपोर्ट को। तो देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो बहुत बड़ी गाइडलाइन है, बट प्रोटोकॉल कितना सिंपल है, सिंपल एज क्रेजी सिंपल है। अब ब्लड कोई भी लगा सकता है, बिकॉज आपने प्रोटोकॉल बना दिया है कि बिफोर ट्रांसफ्यूजन ये स्टेप्स हैं, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ये स्टेप्स हैं, एंड इन केस ऑफ रिएक्शन आपने ये स्टेप्स करने हैं, ठीक है। तो दिस इज प्रोटोकॉल। तो अब ये ECV का प्रोटोकॉल हो, ब्रीच का हो, किसी भी चीज का हो, PPH का हो, यू कैन इजीली अप्रोच इट, अगर आपको वो थोड़ी बहुत उसकी गाइडलाइन पता है। ऑब्वियसली कोर्स मोर डिटेल्स आपको इनके सोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो व्हाट विल बी इन द कोर्स,
मैं कीपिंग इन व्यू मेरा हमेशा आईएमएम का क्रैश कोर्स होता था, लेकिन लास्ट टाइम के एक्सपोजर के बाद, क्लिनिकल केसेस के बाद, आई हैव डिसाइडेड कि इट शुड बी कम्प्रिहेंसिव। मतलब इसको मिस नहीं करें हम कोई भी डिटेल। वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम वेरी बेसिक। इसमें आता कि आपकी क्लिनिकल ग्रूमिंग हो, फिर हम इसको मॉड्यूल वाइज करेंगे, और फिर फाइनली हम पास पेपर्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे आपकी क्लिनिकल ग्रूमिंग होगी, सेकंड स्टेप पे हम मॉड्यूल वाइज, एंड थर्ड स्टेप पे फिर आपके ये आराम से आप अपने पास पेपर्स आपको समझ आएंगे। फिर इवन इतने अच्छे समझ आएंगे कि विदाउट रीडिंग द कीज यू कैन प्लान योर ओन की। और इसके बाद आपकी ट्रेनिंग जो आखिरी 2 साल बचे हैं वो बड़ी अच्छी सेंसिबल हो जाएगी। यू विल enjoy your learning। तो जो आपके बेसिक क्लिनिकल ग्रूमिंग है, इसमें लाइक वी विल फोकस मेडिकल डिसऑर्डर। इस पे डेडिकेटेड सेशन होगा कि मेडिकल डिसऑर्डर की एग्जामिनेशन मैनेजमेंट कैसे करनी है, एंटीडेंटल कैसे करनी है, इनफर्टिलिटी जनरल गाइनिंग कैसे करनी है, यूरोगाइनिक की कैसे करनी है, और इसमें इसके ग्राफ इंटरप्रिटेशन भी होगी। काउंसलिंग कैसे करनी है, बैड न्यूज़ को ब्रेक करने के क्या टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, तो और इन सेशन में जो मेन थीम होगी वो यही होगी कि फर्टिल मेडिसिन से हम ये टॉपिक उठाएंगे, मेडिसिन से ये उठाएंगे, एंटीबयोटिक से ये उठाएंगे। लाइक रुबेला की काउंसलिंग आ जाती है, क्या है ये, तो वो कैसे बोलना है उर्दू में पेशेंट के साथ। ये पीएलएस की रिकन प्रेगनेंसी क्लासेस के साथ आई हुई है, जैसे एपिलेप्सी वाली आई हुई है, एनीमिया वाली बहुत आती है काउंसलिंग के लिए, मोड ऑफ डिलीवरी वी बैक वाली बहुत आती है, और डिप्रेशन वाली बहुत आती है। इसके बाद IUGR वाली भी आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ से SGA वाली, अब नॉर्मल बेबी वाली आ जाती हैं। रिकरेंट प्रेगनेंसी क्लासेस की आ जाती हैं, जॉन्डस के साथ, बैड ओब्स हिस्ट्री के साथ क्या आपके काउंसलिंग पॉइंट्स हैं। एंड गायनी में अगेन इसी तरह इनफर्टिलिटी, ऑन्कोलॉजी और जनरल गायनी के ही में ये जो आपके साथ सेशन होंगे। सो जो ये बेसिक क्लिनिकल ग्रूमिंग के सेशंस हैं जो मैंने आपको अभी डिस्कस किए, और फिर आपके ड्रिल्स रिलेटेड कुछ और सेशन होंगे, लाइक फोर्सेप वैक्यूम। इनकी वीडियोस तो खैर आप खुद ही देखोगे, अब लाइव सेशन में इनको करवाया नहीं जा सकता, लेकिन यू विल बी वेरी सुपर क्लियर कि कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, प्री रेजुकेट क्या है, कब क्या लगाना है, कैसे लगाना है, क्या इनके सेफ्टी पॉइंट्स हैं, पोस्ट ऑप केयर क्या है, ब्लैडर केयर क्या है। इसी तरह लेबर ड्रिल्स हैं, PCV, PPH, टैम्पोनॉट, लेबर बोर्ड के सेशंस होंगे, वेरियस लेबर बोर्ड वी विल डिस्कस, एंड वी विल प्लान देयर मैनेजमेंट, किसको किसने करना है, कॉन्ट्रासेप्शन के होंगे, यूरोगाइनिक के होंगे, सर्जिकल स्किल्स के होंगे, एंड देन आपके साथ साथ आपके पास पेपर चलते रहेंगे। तो बाय दिस अप्रोच मेरा ख्याल है कि सवाल ही नहीं पैदा होता IMM आप कर रहे हैं, बल्कि आपकी जो थर्ड और फोर्थ ईयर है IMM का, उसमें आप बड़े अच्छे, आपका माइंड ओपन हो जाएगा। मतलब ये जो कैंडिडेट शायद ये 2 साल इतने कीमती होते हैं, लास्ट 2 ईयर, उसको उस अंदाज से अपने क्या अपने पेशेंट को नहीं देख पाते, जो अब बाय डूइंग दिस आल ड्रिल दे विल बी एबल टू सी एनी केस इन OPD, एनी इशू सो फार। अभी तक आपको समझ आ गया कि कोर्स में क्या फीचर्स हैं। कोर्स में आपके बेसिक क्लिनिकल ग्रूमिंग के सेशंस होंगे, हिस्ट्री टेकिंग समझाएंगे बेसिकली उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, ताकि आपके पास वर्ड्स हो, कंटेंट हो बोलने के लिए। और फिर मॉड्यूल वाइज सेशंस होंगे आपके, ठीक है, ड्रिल्स के सारे, सर्जरी के सारे इकट्ठे कर लेंगे, और लेबर के सारे इकट्ठे, लेबर बोर्ड के सारे इकट्ठे, कॉन्ट्रासेप्शन अलग से, CP अलग, सारा इकट्ठा। मतलब इसके बाद फिर हम जब पास पेपर्स करेंगे तो आपको फिर हर तरह से समझ आएगी इन पास पेपर्स की। ओके, सो बेसिकली प्लान हमेशा क्रैश कोर्स मैं थ्योरी के बाद ही स्टार्ट करती, लेकिन वो क्रैश कोर्स होता था, बट दिस टाइम इट इज कम्प्रिहेंसिव कोर्स, बिकॉज वी हैव टू बहुत एफर्ट करनी है आपकी इस वाले पार्ट के लिए, क्लिनिकल सेंस के लिए, ग्रूमिंग के लिए। तो आई हैव टू स्टार्ट इट अर्ली, वरना 2.5 मंथ में बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको कंप्लीट करना। और ये वाला जो पार्ट है, ये तो उस कैंडिडेट को भी करना चाहिए जो फर्स्ट ईयर ट्रेनी है। हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट अप्रोच, कम्युनिकेशन, ये तो उसको अभी करनी चाहिए, ब्रेकिंग द बैड न्यूज। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वट एवर इज यूर रिजल्ट, वट एवर इज योर रिजल्ट, यू मस्ट डू दिस पार्ट। ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट प्लान।
right? But if you really want to wait for your result, आप like जो आपका whole course है, don't pay for this, pay for only this component currently. This is also choice, or pay for the whole course, क्योंकि ये कोर्स तो आपको करना ही चाहिए क्लिनिकल ग्रूमिंग का, ठीक है? तो और जब बाय दैट टाइम आपका रिजल्ट आ जाएगा तो यू कैन पे फॉर दीज टू पार्ट्स एज वेल. तो वी विल डिवाइड द होल कोर्स फी इन 3 पार्ट्स, एंड द 1/3 part this segment you can do before exam, before the result. रिजल्ट यूजली आ जाता है आपका 14 डेज में, तो 14 डेज में आपकी क्लिनिकल ग्रूमिंग हो जाएगी पूरी, ठीक है? इसके बाद इफ यू वांट टू कंटिन्यू आफ्टर रिजल्ट, तो दीज 2 पार्ट्स वी विल कवर. इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन, या खुदा ना खासा रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो फिर आपके जो क्लिनिकल क्वेश्चंस है थ्योरी में, अगेन आप उनके लिए बड़े कॉन्फिडेंट हो बिकॉज आपकी क्लिनिकल ग्रूमिंग हो चुकी है, ठीक है? आप आराम से, इफ यू हैव टू रीसिट इन एग्जाम, अल्लाह ना करे, तो इस आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी जो आपकी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की और बढ़ जाएगी. ना सिर्फ थ्योरी के लिए बहुत बेहतर है, ऑब्वियसली यू नो टॉक्स के लिए बहुत बेहतर है, तो ज्वाइनिंग अर्ली इज बेटर. और ये 14 डेज आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है? बाय एनी मीन, वेदर यू आर गिविंग टॉक्स आर नॉट, बाय एनी मीन ये पार्ट तो आपका इजी हो जाएगा, ठीक है? सो instead of paying the whole course before your exam, just pay for this part. This is also a choice, right? Okay, अब यहाँ कोई मसला क्लियर, कोई इशू? हम्म. वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. कोई डाउट है? Okay, so what I want, either you should do work on your clinical cases right now, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? यू कैन डू इट अलोन, बुक सबके पास होती हैं, यू कैन डू इट विद अस. और जो प्रॉपर कोर्स है लाइक मॉड्यूल वाइज और ई बुक, वो आफ्टर थ्योरी, वो आफ्टर थ्योरी रिजल्ट विल स्टार्ट, ठीक है? तो because we are doing in these 14 days only clinical cases या clinical coaching, तो you can only pay for this part. Okay, इसका मतलब क्या है? नो मैम, यस मैम? समझ आ गया? ये नहीं आया? हम्म. हाँ, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज if your fee is 25, let's suppose, because madam students organization ने decide किया होगा उनका discount, let's suppose if it is 25, so we will divide it in 3 parts. हाँ, तो क्लिनिकल साइंस का आप इसका थर्ड कितना होगा? 8 होगा. हम्म. तो यू विल जस्ट पे करंटली फॉर दिस पार्ट 8,000. And after this, if you want to continue, you can complete your whole amount. And this is not for med-home students. Med-home students will have discount. अच्छा, समझ आ गया? ओके, चलो. तो we started from very basics. कि what is your एग्जाम पैटर्न, और आपको क्यों अभी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो तो फाइनली वो आपकी ऐड होते हैं आपके ओवरऑल रिजल्ट में. एग्जाम फॉर्मेट क्या है आपका, 12 स्टेशंस हैं, उनका जो आउटलाइन है वो मैंने पहले ही बता दिया कैसे होंगे, ठीक है? उसमें से 8 स्टेशन मस्ट कमिंग स्टेशन भी मैंने बता दिए कि क्या होंगे. रोल प्ले के साथ भी मैं बता दी क्या कंटेंट होता है उसका. ये आपका अपना एग्जाम है जो अभी लास्ट टाइम आया था, उसको भी मैंने ब्रेक कर दिया है अकॉर्डिंग टू द मेन हेडिंग. और न्यू केसेस जो अब फर्स्ट टाइम आए हैं उनका भी मैंने बता दिया. और कीपिंग इन व्यू दीज न्यू क्लिनिकल केसेस, मैंने एक नया पार्ट भी ऐड किया है आपके क्रैश कोर्स में, और क्लिनिकल ग्रूमिंग का, ताकि ये आपके 4-5 स्टेशन, और ये 4-5 स्टेशन बहुत बड़े स्टेशन हैं. मतलब आप आपके 4-5 स्टेशन, बल्कि ये 6 बनते हैं. अगर आप 6 स्टेशन आपके 12 स्टेशन में से उड़ गए तो इट्स डिफिकल्ट टू पास. बेसिक क्लिनिकल कोर्सेज वी आर अबाउट टू स्टार्ट. Today is 17th, we will start it from 20th Feb. So this is your syllabus. शायद आपको समझ ना आए, बट मेरी जिम्मेदारी है बताना.
बट CPSP के मुताबिक आपका सिलेबस क्या है। एंड 2 बुक्स हैं आपकी, दिस वन हार्ड कॉपी में, और ये मत करें, इन तीनों में से कोई अभी मत करें, ठीक है। दिस ये करें, जो लेटेस्ट एडिशन है, दिस वन 4th एडिशन, 2 बुक्स हैं ये, ठीक है। और ये आपके क्लिनिकल केसेस को कैसे आप लेके चलते हो, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की कैसे होती है, और इसकी ABC मैंने सिर्फ ABC बताई है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें फिल करने के लिए। और ये पूरा स्केच बता दिया है मैंने किसी भी केस का। और ये पूरा मैंने मतलब एक एग्जांपल दी है प्रोटोकॉल्स की, वैदिक लम्शा या विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ये कोर्स के बारे में है कि इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट बिफोर एग्जाम कर लो तो अच्छी बात है, हाँ, बिफोर थ्योरी रिजल्ट कर लो तो अच्छी बात है। और इसमें जो फर्स्ट पार्ट में मतलब जो हम करेंगे ये कंटेंट करेंगे, ठीक है। ये इनकी हिस्ट्री टेकिंग, इनकी हिस्ट्री टेकिंग, इन टॉपिक्स की हिस्ट्री टेकिंग। अब आप यहाँ वैसे देख रहे होंगे, यहाँ SGA लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ UTR, कोई फर्क है इनमें? नहीं। बेसिकली दे कैन गिव यू अ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट एज वेल। ये पेशेंट आई है स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज के साथ, तो कैसे लेके चलेंगे, या वो ये लेट्स सपोज शी विल से कि मेरा जो पानी है वो कम है, उसको कैसे लेके चलेंगे, मतलब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को कैसे लेके चलना है। और सम टाइम पेशेंट आएगी डायग्नोज केस के साथ कि मुझे IUGR ही है, यू नो द डायग्नोसिस, और फिर आपने काउंसलिंग करनी है कि व्हाट इज दिस, व्हाट वी विल डू। तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स टुवर्ड्स डायग्नोसिस कैसे लेके चलना है, और आफ्टर एस्टैब्लिश डायग्नोसिस फर्दर काउंसलिंग कैसे करनी है। तो ये सारा आपकी बेसिक क्लिनिकल ग्रूमिंग का पार्ट है। ओके, सो एंड दिस इज गायनी पार्ट। एक तो पेशेंट आएगी ओलिगोमेन्यूरिया हिस्टोरिज्म के साथ, उसकी कितनी DDs हैं, तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को लेके कैसे चलते हैं, दिस इज डिफरेंट। और एक डायग्नोस्ड PCO के साथ आई है फॉर इनफर्टिलिटी, दैट इज डिफरेंट। तो आपकी अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी, एंड वी विल वर्क ऑन दीज एस्पेक्ट्स। और फिर जब आपके लाइक मॉड्यूल वाइज सेशन स्टार्ट होंगे आफ्टर डेवलपिंग योर क्लिनिकल सेंस, तो फिर इस तरह आपके लाइव सेशंस होंगे फर्दर 6, जो कि ये सारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल सब जो आपके स्टेशन हैं वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद कोई भी पास पेपर तुम उठा लोगे, यू कैन मेक योर ओन की, और यू कैन मेक, ऑब्वियसली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल आल्सो गिव यू कीज। सो मैम एक क्लास पेपर डिस्कशन की ले लें, हाँ होती है मेरी ये क्लास लेकिन पोस्ट थ्योरी होती है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स खुदा खासा रह जाते हैं थ्योरी में, उनके साथ होता है 1-to-1 सेशन कि हाउ दे शुड स्टार्ट देयर प्रेपरेशन, what देयर मिस्टेक्स, हाउ टू फिक्स देम। बट आई एम होपफुल अबाउट दिस बैच, यू पीपल वेरी गुड इन जो वो कहते हैं ना होनहार स्टूडेंट्स का पहले ही पता चल जाता है। So quality of question and discussion was very good this time in my crash course. I'm not expecting anything less, except to you all will be passed. Okay. चलिए, अल्लाह हाफिज।